थी कि हमारे पुलिसकर्मी बहुत दबाव में भी रहते हैं, नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और गुंडों से, अपराधियों से, तो उनका माइंडसेट भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वो हर एक आदमी को इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि अपराधी है, ये गुंडा है, तो थोड़ा माइंडसेट वो चेंज हो जाता है, व्यवहार में भी वैसे ही चेंज आ जाता है। आई वॉज इन बैंगलोर जब ये खबर मिली कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद मैं घर पहुंचा। तो अभी तक शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एकदम उसको इंड्योर नहीं कर पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उस हादसे ने मुझे बहुत मैच्योर कर दिया, मैं बहुत बड़ा हो गया। उसके बाद पता चला कि पारिवारिक जिम्मेदारी क्या होती है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है। वो दुख रहेगा, पिताजी जब सब कुछ है, पिताजी नहीं है बस। शोर था, बहुत छोटा बच्चा था, प्यारा बच्चा था वो। तो हम लोग 5 दिन हम लोगों की पूरी जनपद की पुलिस ने बहुत मेहनत की उस केस को लेकर, बहुत। हम लोग का पूरा प्रयास रहा कि जल्दी से उसमें चार्जशीट लगाएं। हम लोगों ने चार्जशीट लगाई और पूरा प्रयास है कि उसको सजा करें। देखती रहती हैं, फॉलो करती रहती हैं, क्राइम होता है तो मुझसे पूछ भी लेती है कैसे क्राइम हो गया। जितना मेरे वरिष्ठ अधिकारी नहीं पूछते तो मेरी दादी पूछ लेती। पहले मैं बहुत छोटा था तो अनिल कपूर को अमिताभ बच्चन समझता था। दोनों में अंतर नहीं, मुझे नहीं पता था कौन क्या अंतर है। लेकिन फिलहाल अब मैं देखता हूँ ओवरऑल तो मैं सोचता हूँ कि शायद अमरीश पुरी से बढ़िया एक्टर कोई नहीं। अवली गांव की हो गई, या फिर निर्गुड़ा का लड्डू हो गया, अमीनगर सराय की मिठाई हो गई, खेकड़ा का या फिर समोसा हो गया। गुड़ बहुत अच्छा बनता है जगह, हर एक का अलग स्पेशलिटी है, गन्ने का, एवरीथिंग इज। पुलिस को जब भी देखें ये मान के चलें कि आपके अपने हैं, आपके लोग ही हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। हम लोग कहीं बाहर से नहीं आते, किसी दूसरे देश के नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट के नहीं है, आपके अपने लोग हैं। तो बिल्कुल उनको सम्मान से देखें, उनसे अच्छे से बात करें और शुरुआत में ही एक एजम्पशन ना बनाएं कि वो नेगेटिव लोग हैं। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज हम हैं बागपत में, और बागपत में इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपना कैरियर तो एज ए IITian शुरू किया, लेकिन आज वो उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस अधीक्षक हैं। यानी IIT से IPS तक का सफर। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार जादौन IPS का। आज हम उनसे बात करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे और जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेहमान से। देवियों और सज्जनों, हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में इस बार हमारे मेहमान हैं बागपत उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक श्री नीरज कुमार जादौन IPS। आप जाने जाते हैं अपनी सादगी, सरलता और अपना बना लेने वाले अंदाज के लिए। जुर्म, भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के प्रति आपकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आपको हर दिल अजीज बनाती है। आप हमेशा आमजन और पुलिस प्रशासन के बीच एक सौहार्दपूर्ण सामंजस्य स्थापित रहे, इसके प्रयासरत रहे हैं। अपने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से पहले IIT और फिर IPS की परीक्षा पास करके आप हर युवा के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में हमारे आज के मेहमान, पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश बागपत से श्री नीरज कुमार जादौन IPS। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, यहां लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने कठिन परिश्रम की वजह से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहां वो संपूर्ण मानव जाति, समाज, प्रदेश और देश की सेवा में कार्यरत है। मैं बात कर रहा हूं श्री नीरज कुमार जादौन IPS पुलिस अधीक्षक बागपत उत्तर प्रदेश से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू कमल जी। सर, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल, यानी मैं कोशिश करूंगा मैं सवाल आपसे ऐसे करूं जो दिल से हो, और मैं भी चाहूंगा कि सर आप जवाब उनके दिल से दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। सर, कुछ अपने बारे में जन्म से बताइए, कब कहां जन्म हुआ, परिवार में कौन कौन, कुछ परिवार के बारे में बताइए सर। मेरा जन्म कानपुर में हुआ था। मैं दादाजी के साथ रहता था। पिताजी और माताजी मेरे गांव में रहते थे, नौरेशपुर गांव पड़ता है जालौन में। अच्छा। मेरे दादाजी टेक्सटाइल मिल में लेबर थे।
पहले वो मोदी नगर में कार्यरत थे। अच्छा, मोदी नगर अच्छा। से कानपुर शिफ्ट हो गए। हाँ। मोदी नगर में प्राइवेट मिलती है और कानपुर में सरकारी मिलती है, एनटीसी नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती थी, तो उसमें वो कार्यरत थे। तो मैंने कानपुर से ही स्कूलिंग की है। पहले 2 साल मैंने उरई में पढ़ाई की है। उरई में? उरई में पढ़ाई अच्छा, की है। अच्छा। घरेलू कुछ इश्यूज थे तो पापा ने उरई में एडमिशन करा दिया था। 2 हाँ। साल बाद पश्चात में कानपुर चला गया था। फिर कानपुर तो से मैंने भाई 12th बहन की। कितने थे सर आपके, मुझसे मतलब? मुझसे छोटे मेरे 3 भाई हैं और सबसे छोटी बहन है। अच्छा, मतलब टोटल आप 4 भाई 1 बहन हाँ, है। यस, यस। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे बड़ा। बहुत बढ़िया सर। तो बचपन में कैसे, मतलब कैसे रहा आपका बचपन? शांत या शरारती कहेंगे अपने आप को? मैं शांति कहूँगा। अच्छा। अनुशासन में था मैं। हाँ, मेरे हाँ। दादाजी थे, दादाजी दादी के साथ में पला बड़ा। अच्छा, अच्छा। पिताजी के पास केवल गर्मियों की छुट्टी या फिर सर्दियों की अच्छा, छुट्टी वैसे वगैरह होती। मतलब नॉर्मली आप दादा दादी जी के साथ ही हाँ, रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, उन्हीं के हाँ। साथ रहा हूँ। मेरे भाई भी दादा दादी के साथ ही रहे अच्छा, क्योंकि अच्छा, वो अच्छा, अच्छा। कानपुर में रहते थे, शहर में थे, एजुकेशन थोड़ा अच्छा हाँ, था हाँ, वहाँ पे। हाँ, हाँ। और मम्मी पापा मेरे गाँव में रहते थे। अच्छा। अच्छा, वैसे जैसे नॉर्मली आपने बताया कि जालौन गांव है, तो ये सरनेम जो आता है कुछ इस तरह से है या ना कुछ सा कोई नहीं, इफेक्ट नहीं? कोई वो नहीं है क्योंकि अच्छा, वैसे अच्छा। बेसिकली मेरे दादाजी माइग्रेंट हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हम लोग करौली राजस्थान को बिलोंग करते हैं। हम्म। वहां से मेरे दादाजी के पिताजी आगरा में शिफ्ट हो गए तो दादाजी की शादी फिर दादी से हुई, दादी जालौन की है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। ये अच्छा, मतलब वैसे पुश्तैनी राजस्थान से हाँ है। बिल्कुल राजस्थान, करौली हमारा जिला है वहां से। हाँ। तो आपने जैसे बताया कि आपने शुरुआती उरई से किया सर, फिर उसके बाद में? उरई में मैं 2 साल पढ़ा, नर्सरी और फर्स्ट। हाँ, हाँ। उसके बाद सेकंड से मैं कानपुर, सेकंड से 12th तक मैं कानपुर में रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसके बाद इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग मैंने IIT BHU से की, कंप्यूटर साइंस में। उसके पश्चात मैंने जॉब की MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। उसके बाद में IPS में शामिल। सर नॉर्मली अभी थोड़ा सा हम, क्योंकि जैसे आईआईटी में है तो सर कितने साल मेहनत की 12th के बाद में? मतलब 12th के बाद में ही हुआ होगा हाँ, सिलेक्शन? 12th के बाद कितने साल जैसे अमूमन? एक साल में हो गया अच्छा, था। 1 साल आपने तैयारी की? बिल्कुल। क्योंकि सर काफी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनके मन में आता है जैसे सबसे बड़ी बात तो आईआईटी क्रैक करना ही एक अपने सबसे बड़ी महाभारत होती है। तो मतलब कुछ लोग अगर 12th के बाद गैप देके तैयारी करते, वो आपके हिसाब से सही रहता है मतलब? नहीं, सही है। बेसिकली इशू ये है कि मेरे समय, अब तो यूपी बोर्ड का सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया। मेरे टाइम जब मैं 12th में था तो उस टाइम यूपी बोर्ड का सिलेबस काफ़ी टफ हुआ करता था। तो दोनों को साथ लेके चलना यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता था, क्योंकि कई एग्जाम्पल ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसमें वो 12th में फेल हो गए, वो IIT उन्होंने क्लियर कर दिया। उसके बाद उनको IIT में एडमिशन नहीं मिलता था नहीं, क्योंकि 12th इज मैंडेटरी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो दोनों चीजों पे ध्यान देना आवश्यक था। तो कई लोग ये करते थे जो 12th यूपी बोर्ड वाले थे, वो अगले 1 साल का गैप लेना गैप पड़ता देके था। नॉर्मली। बाकी बोर्ड को थोड़ा फायदा उस समय हो जाता था। तो 12th कब करी आपने? मैंने 12th 99 में की है। 99 में की। तो फिर उसके बाद मतलब वही आईआईटी ज्वाइन की, फिर उसके बाद जॉब अच्छी, तो पहली जॉब कहाँ पे सर आपकी? मेरी पहली जॉब एक्चुअली मेरे कैंपस में मेरी 5 जॉब्स लगी थी। अच्छा, तो उसमें IBM में जॉब थी मेरी। एक बे पैकेट्स नाम की स्टार्टअप थी, US बेस्ड स्टार्टअप थी। उसमें मैंने फिर उसको मैंने ऑप्ट किया था। अच्छा पैकेज था उस समय। हाँ, हाँ। उस समय जितना पैकेज मुझे 2005 में मिला था जब मैंने IPS में ज्वाइन किया, उतना पैकेज IPS का अभी नहीं था। तो वो सर कितना था? क्योंकि हर की सबकी चाह होती है, कैंपस सिलेक्शन वैसे था आपका? मुझे इन हैंड 2005 में मुझे 35,000 मिलता था। 35 बड़ा। हाँ, यस, उस टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज था, 5 लाख का पैकेज था। बिल्कुल। हाँ, और मेरे जब मैंने IPS में चयनित हुआ तो मेरी आई थिंक आई वाज गेटिंग 34 और 35, मतलब ऑलमोस्ट, लेकिन बिल्कुल सही। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप मतलब आईटी की जॉब छोड़ के फिर आईपीएस में आना? कुछ चैलेंजेस लाइफ में हो जाते हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे, घर में एक घटना हो गई थी। तो बेसिकली जनरली जैसा सबका प्लान होता है, मेरे काफ़ी दोस्त बाहर सेटल्ड हैं, US में सेटल्ड हैं, यूरोप में सेटल्ड हैं, सिंगापुर में सेटल्ड हैं। तो मेरा भी वही प्लान था कि बीटेक करने के पश्चात 1-2 साल 3 साल जॉब करने के पश्चात मैं MS करूँ, बाहर से PhD करूँ, मैं भी बाहर अच्छी यूनिवर्सिटी में या फिर अच्छी कंपनी में मैं सेटल हो जाऊँ। दैट वाज माय प्लान। लेकिन फिर घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कंट्रोल नहीं आपके पास नहीं होता है, तो फिर उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो आई चेंज माय डिसीजन। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के सिविल सर्विस की तैयारी की। मैंने तो कितने अटेम्प्ट में सर? क्योंकि बड़े मायने रखता है, खासकर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं। मैं इसमें मेरी जो कंपनी थी ब्रिटिश टेलीकॉम, ब्रिटिश टेलीकॉम के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, CEO थे, इंडिया हेड थे, इंडिया HR हेड थी, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने मुझे सबैटिकल दिया, मुझे छुट्टी दी कि आप जाके प्रिपरेशन करो। उस छुट्टी के दौरान 3 महीने की छुट्टी थी, मैंने तैयारी की और उसमें मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इंटरव्यू तक मैं पहुँच गया था।
इंटरव्यू मेरे मार्क्स थोड़े कम आए तो मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो सेकंड अटेम्प्ट में आई गॉट 546 रैंक एंड थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट 140। तो मतलब सब्र का फल कई बार मीठा होता है। बिल्कुल बिल्कुल मीठा होता है। सर ऐसे क्या कहेंगे बच्चों को जो नॉर्मली फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट करते हैं और फिर उसके बाद मतलब हिम्मत हार देते हैं, कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे? एक्चुअली जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है उसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड में कोई लिंक नहीं होता, लिंक होता है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी हो जाती है। किन्हीं कारणोंवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ये मत मानिए कि आपकी तैयारी पूरी खराब गई है। तैयारी आपकी है, हो सकता है कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हो गए हो, पेपर लिखते समय आपने कुछ और लिख दिया हो, तो उस पर थोड़ा जो गैप्स हैं उनको फिल करिए, दोबारा तैयारी करिए, दोबारा आपका 100% होगा। लेकिन सीखना है, हताश नहीं होना है। बिल्कुल। तो सर जैसे आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे मिली आपको? मैं अंडर ट्रेनिंग था प्रयागराज में। अच्छा। 2017 के इलेक्शन के दौरान मैं करीब 5 महीने वहाँ पोस्टेड रहा अंडर ट्रेनिंग। उसके बाद मैं रेगुलर एएसपी अलीगढ़ में रहा। अच्छा, अलीगढ़ में रहा करीब मैं 17 महीने अलीगढ़ में रहा। उसके बाद मैं एसपी देहात गाजियाबाद में। अच्छा, एसपी देहात गाजियाबाद, एसपी रूरल 21 महीने वहाँ पे रहा। उसके बाद मैं 8 महीने हापुड़ में रहा और पिछले 2021 अगस्त से मैं यहाँ पर। सर कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? शादी कब हुई, कहाँ, किससे, कैसे हुई सर? शादी 2009 में हुई है और मेरे जनपद की ही मेरी वाइफ है। हाँ हाँ। दूसरी तहसील पड़ती, लगभग 40 किलोमीटर उनका गांव है। मतलब आईपीएस बनने से पहले शादी? पहले शादी हो गई थी। जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसी टाइम शादी हो गई थी। हाँ हाँ। और इट वाज टोटली अरेंज मैरिज। अच्छा, घर वालों ने लड़की देखी, फिर मैंने भी देखी, फिर उसके बाद शादी हमारी हो गई। बच्चे कितने सर अभी? 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा शौर्य जो बेंगलोर में हुआ। हाँ हाँ। तो उस समय भी बड़ी अजीब कहानी है कि क्या सर? उसका बर्थडे 25 अक्टूबर को था 2011। हाँ हाँ। और मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा एग्जाम था 29 अक्टूबर से, तो मैं हॉस्पिटल में तैयारी कर रहा था। तो उस समय मतलब ये जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ जब सेकंड बेबी हुआ तो मैं एक इश्यू हो गया था, अलीगढ़ में बड़ा बवाल हो रहा था, तो मैं हॉस्पिटल अटेंड नहीं कर पा रहा था। अच्छा। मेरा ट्रांसफर भी हो गया, मतलब मतलब उसी दौरान? उसी दौरान। हाँ हाँ हाँ। शौर्य वाज बोर्न ऑन 17 फेब, मेरा ट्रांसफर 16 फेब को हुआ। तो इट वाज टफ टाइम दोनों। मतलब डेफिनेटली वो एकदम। तो दोनों बच्चों के नाम, एक शौर्य सर? शौर्य, छोटे का नाम राज्य है, वो अगले महीने 4 साल का हो जाएगा। अरे वाह, बधाई हो सर। थैंक यू सर अब चूंकि ये जो आपके बारे में हमने सवाल करे, ये नॉर्मली कहीं ना कहीं आपके जानने वाले, चाहने वाले जानते हैं, लेकिन अब हम सवाल लेते हैं डायरेक्ट दिल से सर। तो दिल से सर, देखिए हमारे यहाँ पे हर कोई भगवान को मानता है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। कौन से उनके रूप को ज्यादा मानते हैं सर? मेरी हर दैवी शक्ति में मेरा आराधना मैं करता हूँ, हर एक दैवी शक्ति में आस्था है। नहीं कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ तो ऑप्शन बहुत हम रहते हैं, कोई शंकर को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। मैं सभी को मानता हूँ। मैंने कभी कोई वो हायरार्की नहीं बना रखी है। अच्छा, लेकिन मेरे गांव में एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है। हाँ हाँ। बहुत सिद्ध स्थल है, बहुत वहाँ पे अपने आप ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। कभी व्रत रखे हैं? हाँ मैं रखता हूँ, लेकिन मैं बहुत रेगुलर व्रत नहीं रखता हूँ, लेकिन जब संभव होता है तो महाशिवरात्रि का, नवरात्रि का। अच्छा अच्छा अच्छा, नवरात्रि। सर नॉर्मली हमने आपको अधिकतर, जब से मतलब आप अधिकतर आपकी ये परफेक्ट वेशभूषा है एकदम, हमेशा यूनिफॉर्म में रहते हैं आप। कोई कंफर्ट जोन की है, मतलब यूनिफॉर्म से अलावा जिसमें बड़ा कंफर्ट फील करते हो आप? हाँ बिल्कुल, ट्रैक सूट अच्छा अच्छा, या फिर स्वेट शर्ट हो गई, हाँ हाँ, या फिर जीन्स नॉर्मल। अब तो फॉर्मल कपड़े पहनने तो बहुत कम ऑप्शन आता है, बहुत कम ऑप्शन मिलता है, यूनिफॉर्म या फिर कैजुअल। लेकिन जब मौका मिलता है तो ट्रैक सूट बेस्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। डेफिनेटली। सर शौक क्या क्या रहे हैं आपके? बुक्स पढ़ने का शौक था। सेकेंड, जब मैं जॉब में आया, जब मेरे पास कुछ पैसे हुए तो मुझे घूमने का बड़ा शौक था। पुरानी साइट्स देखने का, हिस्टोरिकल साइट्स देखने का, रिलीजियस साइट्स देखने का बड़ा शौक था। तो मैंने ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया मेरा देखा हुआ है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं नहीं गया, और आइलैंड्स नहीं गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नहीं गया। बाकी ऑलमोस्ट मैंने हर स्टेट देखा हुआ है, हर बड़ी रिलीजियस प्लेस या फिर हिस्टोरिकल प्लेस मेरे द्वारा देखी हुई। मेरा शौक है। मैं बाहर भी, मतलब जब भी जाता हूँ, किसी अगर मुझे मौका मिला, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, 4-5 कंट्री मैंने देखे हुए हैं, तो वहां पर भी मैंने उन साइट्स को देखा। सर हमने आपको काफी आपके सोशल साइट्स पे चेक किया, आप मॉर्निंग वॉक करने का बहुत शौक है आपको। हाँ बिल्कुल, वो एकेडमी के से आदत पड़ी थी। हाँ। बीच में आदत टूट गई थी, क्योंकि पुलिस में काफी लेट नाइट सोना हो पाता है, 2-3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं कभी, तो फिर वो टूट गया था। लेकिन इस साल से आई हैव प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक। 23 का रेजोल्यूशन है? हाँ 23 का रेजोल्यूशन है। अच्छा, जैसे एक नॉर्मल सर, जैसे क्योंकि अब आप एक ओहदे पे पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप चलते होंगे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता होगा,
तो वो कहीं अड़चन आता है मॉर्निंग वॉक में या नहीं कुछ नहीं ऐसा? नहीं, मैं किसी को बता के नहीं चाहता, और मैंने हाँ। बोल भी रखा है कि कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। हाँ, तो बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ उससे पता भी चल जाता है कि मॉर्निंग में हमारी पुलिस विजिबिलिटी कैसी है, हाँ हाँ। पुलिस है कि नहीं है, और आम जनों को क्या समस्या मॉर्निंग को दिखती है, तो वो चीजें भी पता मतलब चल एक जाती हैं। साथ दो काम भी कह सकते बिल्कुल हैं आप बिल्कुल हो जाते बिल्कुल, हैं। डेफिनेटली दोनों सर काम हो फिल्में देखने का शौक है? जाते हैं। हाँ, शौक है। फिलहाल तो टूट गया, लेकिन पहले कभी ज्यादा कौन सी था। फेवरेट फिल्म कौन सी रही है? बहुत सारी फिल्म्स हैं। कोई एक नाम अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? मुझे अग्निपथ पुरानी वाली बहुत पसंद अच्छा। है, अमिताभ की। हाँ हाँ। और इंग्लिश में मुझे कैसाब्लैंका बहुत पसंद है। गॉडफादर की तीनों मुझे बहुत ओके ओके तीनों ओके पार्ट ओके। बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी जैसे वेब सीरीज वगैरह देखने का मौका मिल जाता है सर? हाँ, मिल जाता है। जब तो थिएटर जाते नहीं, तो घर पे वेब सीरीज ही कभी मौका मिलता है तो मैं देख लेता हूँ। सर एक कोई सी, क्योंकि हम लोग क्या है कि पुलिस से रिलेटेड बहुत वेब सीरीज देखते हैं, क्या आप भी पुलिस वाली देखते हैं सर? हाँ बिल्कुल, पुलिस वाली भी देखता हूँ, हाँ। और वैसे नॉर्मल भी देखता हूँ। अभी हाल में खाकी आई है, खाकी, इट्स बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छी सीरीज है। फौदा एक इजरायली है, वो बिल्कुल भी हाँ हाँ। अच्छी सीरीज है। तो सर फेवरेट एक्टर कोई रहे हैं मतलब बचपन से जिनके शौकीन वो रहे चेंज हैं? होता रहता है। चेंज होता रहता है। पहले मैं बहुत छोटा था तो अनिल कपूर को अमिताभ बच्चन समझता था। अच्छा, दोनों में अंतर नहीं? मुझे नहीं पता था कौन क्या अंतर है। हाँ हाँ। लेकिन फिलहाल अब मैं देखता हूँ ओवरऑल, तो मैं सोचता हूँ कि शायद अमरीश पुरी से बढ़िया एक्टर कोई नहीं अच्छा रहा इंडिया में। अमरीश सर, क्या बात है, बहुत Yes, अच्छे। उससे बढ़िया शायद ही कोई एक्टर इंडिया में रहा हो। हाँ हाँ जो हाँ। हर फिल्म में एक अलग तरह का विलेन रोल बिल्कुल करना जाहिर सी बात बहुत है। बहुत इम्पॉसिबल काम है वो। हाँ 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 हीरो तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है हर फिल्म में, लेकिन हाँ। मतलब मैं पूरा देखूं और मैं पूरा फिल्में देखूं, होलिस्टिक व्यू लूं, तो अमरीश पुरी डेफिनेटली। डेफिनेटली रैंक्स है। क्या बात है सर, दिल खुश कर दिया सर आपने। सर कोई एक्ट्रेस रही है? एक्ट्रेस भी मतलब चेंज होती रही है? हाँ, वो भी चेंज होती रही है। लेकिन फिर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो शायद मैंने माधुरी दीक्षित की ज्यादा मूवी देखी है, हम्म। तो वही टॉप पे रहेंगी। सर हर मतलब मोस्टली हम लोगों के साथ क्या होता है ना, हम हिंदी फिल्में गाने सुन सुन के बड़े होते हैं, हमारी कहीं ना रूह में बस जाते। कोई ऐसा गाना है जो आप अपने से रिलेट कर पाते हैं? बहुत गाने हैं ऐसे। ये तो बॉर्डर फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ। वो ए जाते हुए लम्हों, हम्म। वन ऑफ द माय ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद एक मेरी जंग में अनिल कपूर है, जीत जीत जाएंगे। जाएंगे हम, वो भी हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगता सर मैंने देखा है आप गाने का भी शौक है आपको? है। ना ना, शौक नहीं है वो, सुनने का शौक है। हाँ हाँ हाँ। बाथरूम सिंगर हो सकता हूँ मैं, कभी स्टेज पे तो नहीं। नहीं किसी ने ऐसे, फोर्स कर दिया हो तो भले मैंने गा नहीं दिया कभी हो। ऐसे कोई गाना ऐसा हो कि गुनगुनाते हो, अक्सर अकेले बैठे रहते हो, कोई ऐसा गाना हाँ, आता है? गाना नहीं आता मन में? मैं एक्चुअली मैं पोएटिक आदमी नहीं हूँ, मैं थोड़ा प्रोज में यकीन करता हूँ। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन हाँ, सुनने का शौक सुनने है। का। सर नॉर्मली हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये होता है कि हम अपने आप को राजनीति से अलग नहीं कर पाते, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो कोई एक राजनेता ऐसे रहे हैं जिनके आप हमेशा कायल रहे हो, या आपका कोई नेता, सबसे पसंदीदा नेता कौन रहे सर? वो चेंज अगेन, जैसे मैं जब मैं उरई में पढ़ता था तो मैं फर्स्ट में फर्स्ट आया, तो मुझे एक बुक दी गई थी, प्रियदर्शनी, मुझे अभी तक याद है, भारत रत्न प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। वो बुक मुझे अभी भी याद है। तो उस समय तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट इंदिरा गांधी जी ही हुआ करती थी। हाँ हाँ उसके बाद वाजपेयी जी को सुनना शुरू किया, उनके भाषण बहुत अच्छे लगते थे। हाँ हाँ। उसके बाद वर्तमान प्रधानमंत्री जी, मतलब अमेजिंग मतलब लीडर्स, अमेजिंग। हमेशा इंस्पायर करते हैं कि हाँ कैसे काम करते रहना है, निरंतर काम करते रहना, चाहे आपकी जितनी भी आलोचना हो, हाँ लेकिन हाँ। आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। बिल्कुल। Amazing। सर कोई आइडल पर्सनैलिटी रही है जिसको मतलब आपने हमेशा अपनी जिंदगी में फॉलो किया हो? बहुत रही है। मैं तो घर से ही मैं शुरू करता हूँ। मेरी दादी जी, हम्म। शी इज नाउ 85 ईयर्स ओल्ड। उनके कोई भाई नहीं था उस समय, उन्होंने जो संघर्ष किया है। मेरे पिताजी अकेले संतान थे उनके, उनके राइट्स के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो मैंने देखा अपनी आंखों से। उन्होंने शिक्षा हमको बहुत अच्छी दी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा है। मेरी माँ का भी हाथ है, लेकिन मेरी दादी का हाथ बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद मतलब उनको तो मैं आयरन लेडी मानता हूँ। मैंने आयरन लेडी सुना है भाई, इंदिरा गांधी है या फिर मार्गरेट थैचर है, लेकिन मेरी लाइफ में जो आयरन लेडी है वो मेरी साक्षात दादी थी। बिल्कुल दादी। अभी भी मतलब 85, हमेशा देखती रहती हैं, फॉलो करती रहती हैं। क्राइम होता है तो मुझसे पूछ भी लेती हैं कैसे क्राइम हो गया। जितना मेरे वरिष्ठ अधिकारी नहीं पूछते उतना मेरी दादी पूछ लेती है। हाँ हाँ हाँ। तो शी इज माय रोल मॉडल, मेरे माय आइडल। सर खान पान का कैसा शौकीन है आप, मतलब अगर देसी भाषा में बोलूं, चटोरे हैं या नहीं? चटोरे नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन हाँ, मतलब मम्मी का बनाया हुआ खाना पसंद है। मेरी वाइफ भी बहुत अच्छा बना लेती है। अब क्योंकि मैं साउथ इंडिया में बहुत साल रहा हूँ, तो साउथ इंडिया मेरा मतलब मुझे अच्छा लगता है। डोसा, इडली, उत्पम, एवरीथिंग, मतलब आई लाइक साउथ सर इंडिया। बागपत की अगर हम बात करें
तो बागपत पे ना काफी चीजें मशहूर है खाने, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है यहाँ पे खाने पीने का कोई मतलब कोई है ऐसा जो खा अच्छा पसंद आता है? नहीं है यहाँ पे तो, मतलब जहाँ तक मैंने अभी देखा है, हर थाना क्षेत्र में एक दो गांव ऐसे हैं जिनकी कुछ स्पेशलिटी है। हाँ। बावली गांव की हो गई, या फिर हाँ। निरपुड़ा का लड्डू हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। अमीनगर सराय की मिठाई हो वाह। गई, खेकड़ा का या फिर समोसा हो गया। समोसा मतलब हर चखा जगह है आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ यहाँ पे हमारे आते रहते हैं हमारे ग्रामीण लोग, मुझे हमेशा बताते रहते हैं हाँ। गुड़ बहुत अच्छा बनता है हर गुड़, जगह, जाहिर हर सी एक का बात अलग है। स्पेशलिटी है गन्ने का, हाँ। एवरीथिंग इज देयर। मतलब इनफैक्ट घी में भी अलग अलग वैरायटी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। हर आदमी ना अपना एक एनालिसिस अच्छी तरह से करता है, और आप तो वैसे भी इस फील्ड में हैं जहां एनालिसिस करना ही पड़ता है। मैं अगर आपसे पूछूं, आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो मुझे लगता है, अगर पुलिस के रोल में मैं कहूँ, हाँ। क्योंकि मैंने हर चीज बहुत बारीकी से देखी है। मैंने, मेरा गांव में जो थाना पड़ता है, मेरा गांव बिल्कुल बीहड़ में गांव है। अब मैं अपने गांव की तुलना अगर यहाँ के गांव से करूंगा, तो यहाँ के गांव में तो हर घर में 2-3 ट्रैक्टर, मेरे गांव में ओवरऑल 2 ट्रैक्टर है। हाँ। तो मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। जो मेरा थाना पड़ता था, मैं बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ता था या फिर मैं कॉलेज में आया, तो उस थाने में अंदर घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब कोई घुस नहीं पाता था, सब चक्कर लगाते रहते थे। कारण क्या रहता था? भय, भय, थोड़ा डर। पुलिस हाँ का हाँ भय रहता था। हाँ। और फिर वो किसी एक ऐसे आदमी की तलाश करते थे जो कंफर्टेबल हो कंफर्टेबल थाने के अंदर। कोई नेता होता था, हाँ या फिर कोई उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया, हम्म। उसके साथ ही अंदर जाते थे, अपनी बात कहते थे। इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि थाना प्रभारी के सामने कुर्सी पे बैठ जाए। तो बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, और ये मैंने 2009 या 10 तक देखा मैंने ये सारी चीज अपनी आंखों से। हाँ। इनफैक्ट मैं तो ब्रिटिश टेलीकॉम में था, मतलब वेल एजुकेटेड, सब कुछ बढ़िया था। उसके बाद भी अगर मैं गया तो मेरे को कुर्सी तक ऑफर नहीं की गई। थाने पे गया तो मैंने कुर्सी मंगवाई, तब कुर्सी रखी गई, देन आई सैट ऑन दैट चेयर। तो ये सब चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो बस मुझे ये लगता है कि ये चीजें ना, मेरे जब तक मैं जहां भी तैनात रहूं, वहां किसी भी व्यक्ति को इस तरह की चीजों का सामना ना करना पड़े, ये मेरा पहला रहता है। उसी को मैं अपना गुड पॉइंट मानता हूँ कि क्योंकि मैंने सारी चीजें फेस की हैं, मैं नहीं चाहूंगा कोई और फेस करे। मतलब आप एक तरह से कनेक्टेड फील करते हैं इन चीजों से। बिल्कुल बिल्कुल। सर नेगेटिव पॉइंट कोई है? नेगेटिव भी है, मतलब कई बार मैं काफी इमोशनल हो जाता हूँ चीज, लोगों की बातें सुन के। तो कई लोग इसमें ऐसे भी आ जाते हैं मेरे सामने जो काफी मैनिपुलेट करने का प्रयास करते हैं। मतलब कई ऐसे मुकदमे होते हैं जो उनको पता है कि झूठे हैं, फिर भी अपना बचाव रखने के लिए बिल्कुल इस तरह का इनैक्ट करते हैं कि मैं इमोशनल हो जाऊं, उनकी बात को मैं सुन लूं और उनकी बात पे उनके अनुसार कार्रवाई कर दूं। तो कभी कभी मैं भी मैनिपुलेट हो जाता हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। तो उसमें प्रयास रहता है इस कमी को मैं तो ये लगता है कि इस तरह की है ये कमजोर? बिल्कुल मतलब, मुझे लगता है हाँ। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना इमोशनल ना हो कि कोई मैनिपुलेट कर दे। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। सर लाइफ में आपके काफी उतार चढ़ाव आए हैं, आपने काफी अप्स भी देखे हैं, डाउन्स भी देखे हैं। सबसे मेमोरेबल अच्छा वाला पल कौन सा रहा है सर? अब तक का मैं सबसे मेमोरेबल पल मानूंगा जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था। हाँ। तो मतलब आईआईटी कानपुर के गेट पे जो रैंक आई थी, मेरी रैंक अभी तक मुझे याद है 1074 थी। उस समय लगभग 2700 सीटें हुआ करती थी आईआईटीज में। तो जब गेट पे मैंने अपना देखा कि मेरा रोल नंबर था वहाँ पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। घर में सभी बहुत खुश हुए, मतलब गांव वालों ने काफी, गांव वालों ने बहुत खुशियां मनाई, क्योंकि मेरे जिले से शायद ही कोई सिलेक्शन कभी हुआ हो। एवरीवन वाज हैप्पी। दादाजी बहुत खुश थे, पिताजी, फोन होते थे नहीं, मोबाइल फोन था नहीं, तो पीएसटीएन से गांव में बताया गया। तो बहुत, मतलब वो तो मेरे लाइफ का सबसे सबसे बड़ा दिन था। उसके बाद और बहुत सारे दिन आए, लेकिन उसको किसी ने बीट नहीं कर पाया। सर अगर मैं जानना चाहूँ, कोई ऐसा पल, अच्छा तो नहीं है लेकिन जिसको मतलब याद आता है मुझको, कोई ऐसा पल है बुरा? बिल्कुल बुरा है पिताजी का जाना, मतलब क्योंकि मेरी 2005 में जॉब लगी, हमारा घर बहुत टूटा फूटा था, पानी ऊपर से टपकता था, मतलब कोई पक्का कमरा नहीं था हमारे घर में। तो पिताजी ने काफी लोगों से पैसा ले रखा था मुझे एजुकेशन में, हालांकि फीस बहुत कम थी, लेकिन फिर भी पिताजी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो मेरा पहला टारगेट ये था उनका पूरा लोन चुकाना। तो लोन चुकाने में लगभग 1 साल हो गया। उसके बाद मेरा सेकेंड टारगेट था उनके लिए घर बना के देना। तो मैंने घर बना के उनको गांव में दे दिया 2008 के अर्ली 2008। बस मुझे दुख ये रहेगा कि उस घर में मात्र वो 6-7 महीने रखा, उसके बाद ये हादसा हो गया। बस वो दुख रहेगा, पिताजी जब सब कुछ है, पिताजी नहीं है, बस ये रहता है, बाकी सब बढ़िया है। सर ये जो हादसा हुआ था, मैं मतलब नहीं चाहता कि आप, लेकिन एक फिर भी मतलब क्योंकि काफी जगह अलग अलग बात कही जाती है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मतलब कई जगह लोगों ने गलत उसको लिख रखा है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन मैं उसको ज्यादा डिस्कस किसी से करता नहीं। मैं आई वाज इन बैंगलोर जब ये खबर मिली कि पिताजी की मृत्यु हो गई है। इट वाज, तो उसके बाद मैं घर पहुंचा,
तो अभी तक शायद कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को एकदम उसको इंड्योर नहीं कर पाया हूँ, तो इस चीज़ को मैं दोबारा रिविजिट नहीं करता हूँ, घर में ही करता हूँ। लेकिन काफी कुछ सिखाया भी है सर उस वक्त। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस हादसे ने मुझे बहुत मैच्योर कर दिया, मैं बहुत बड़ा हो गया। उस टाइम तक तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं नॉर्मल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लगता था अपने आप को। कोई जिम्मेदारी थी नहीं, सब कुछ पापा ही करते थे। मेरा काम बस ये था अपने काम से काम रखना, जॉब करना, बस जॉब में जो स्पेसिफिक इश्यूज उनको पूरा करना, बस सही था। लेकिन उसके बाद पता चला कि पारिवारिक जिम्मेदारी क्या होती है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, वो सारी चीजें उसके तुरंत बाद पता चली। इस सेगमेंट में मैं आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा सर, अगर आप अपने आप को अभी तक यहाँ पर देखते हैं तो आप क्या मानते हैं, आपकी जिंदगी का मूल मंत्र क्या रहा है? कोई ऐसा है जिसको आप फॉलो करते हो अपने लिए? हाँ, प्रयास करता हूँ कि भगवत गीता के मंत्र को फॉलो करना, कि अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ये मंत्र को फॉलो करना बहुत टफ है, कई बार खुद ही करता है, कितनी मेहनत कर ली, फल नहीं मिला, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि इस मंत्र को, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं तो हम ह्यूमन बीइंग ही हैं सर, वो मतलब आ ही जाता है। हाँ हाँ। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। अब आते हैं दूसरे राउंड में, जहां लेंगे हम आपके सवाल, यानी जनता जानना चाहती है। सर, हमारा दूसरा राउंड है जनता जानना चाहती है। जब आपने हमें समय दिया तो हमने कुछ सोशल साइट्स पे या जो जानने वाले उनसे बताया कि हम आपसे इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं सर, मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, सबसे पहला सवाल है, कानपुर के ही हैं हमारे, एक बिजनेसमैन है अमित वाजपेयी जी। इनका सवाल है कि आपने दरअसल पुलिस प्रशासन का दोनों रूप देखा है, जब आप एक आम आदमी रहे हैं तब भी, और आज एक ओहदे पे पहुंच चुके हैं सर तब भी। वो जानना चाहते हैं कि आपके मन में पुलिस प्रशासन को लेकर सोच में क्या फर्क आया है, मतलब नजरिए में बहुत फर्क आया है। पहले तो मतलब नेगेटिव ही नजरिया था पुलिस को लेके, अमूमन होता है, देखते हैं लोगों को, पुलिस कर्मियों को। पहले जो मैंने देखा है कि फ्री में सर्विसेज लेना, पब्लिक से थोड़ा अच्छे से बात मत करना, गाली गलौज करना, ये आम होता था, मैंने देखा है इस चीज को बहुत बारीकी से। लेकिन जब सिस्टम में मैं आ गया हूँ तो परिवर्तन करने का प्रयास किया है कि जनता से अच्छे से पेश आए, अच्छे से बात करें, कोई गाली गलौज ना करे। जो भी काम है लीगली अगर करेक्ट है तो उसको कर दें, इलीगल है तो बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं सिस्टम में तो एक चीज और पता चलती है कि हमारे पुलिसकर्मी बहुत दबाव में भी रहते हैं, नेगेटिव लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और गुंडों से, अपराधियों से, तो उनका माइंडसेट भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। वो हर एक आदमी को इस दृष्टि से देखने लगते हैं कि अपराधी है, ये गुंडा है, तो थोड़ा माइंडसेट वो चेंज हो जाता है, व्यवहार में भी वैसे ही चेंज आ जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो इनकी समय समय पे इनको ट्रेन करना, समय समय पे इनको फील्ड ड्यूटी से हटा के ऑफिस में करना, पुलिस लाइन में करना, जिससे ये अपने आप को समय दे सकें, चिड़चिड़ापन, जो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है जॉब से, वो दूर हो सके। तो ये दोनों प्रयास रहते हैं। लेकिन अगेन मतलब जो सिस्टम के बाहर दिखता है वो सिस्टम के अंदर नहीं दिखता, वो अलग। तो उसको आप जब आते हैं सिस्टम में तभी महसूस होता है। सर बहुत खूब। सर, एक दूसरा सवाल है जो गाजियाबाद से हैं, एक अमित किशोर जी हैं, समाज सेवा करते हैं ये। इनका कहना है कि आम जन के मन में पुलिस के प्रति लगाव और अपनापन बढ़े, मतलब जो आपने भी बात कही है कि वो डर एक रहता है। आपको क्या लगता है पुलिस सिस्टम में क्या दो मेन सुधार है जिन पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए इस चीज को लेके, जो आम लोगों को? इसमें दोनों बातें हैं। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक पुलिसकर्मी की चाकू मार के हत्या अभी हुआ है सर, अभी हाल की बात। हाँ। तो वहां पे पब्लिक खड़ी हुई थी, किसी ने भी बचाने का उसको प्रयास नहीं किया। पब्लिक चाहती तो उसको बचा सकती थी। दोनों तरफ से पब्लिक को भी अप्रिशिएट करना चाहिए थे। पुलिसकर्मी बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज उनके साथ हो जाते हैं। बहुत सारे यूपी पुलिस में कई सारे लोग, अच्छा परसेंटेज है जो लोग डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं। तो दोनों तरफ से पुलिस को देख के अगर पब्लिक थोड़ा सा अच्छे से बात कर ले, स्माइल कर दे, तो पुलिस की सारी बीमारियां दूर है, थोड़ा सा सम्मान दे दे। मतलब ये दोनों तरफा का खेल है। बिल्कुल दोनों तरफ है। क्योंकि मैंने अक्सर उनसे इंटरेक्ट किया जो हमारे नए पुलिसकर्मी ज्वाइन करते हैं, कांस्टेबल हो चाहे दरोगा, मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि भाई अब आप पुलिस के बारे में क्या सोचते हो? आपने वर्दी पहन ली है। तो सबका यही रहता है कि सर पहले तो मैं बहुत नेगेटिव, लेकिन अब पता चलता है कि भाई बहुत जिम्मेदारी है, सब कुछ है। मैंने कहा वो चीज जो तुम्हारे साथ नेगेटिव होती थी वो तुम किसी के साथ मत करना। बिल्कुल। कभी गाली गलौज नहीं, कभी अपशब्द मत कहो। हमेशा सोचो कि भाई ये पुलिस वाले पहले कैसे इंटरेक्ट करते थे, अगर आपके आने के पश्चात भी वैसा ही हो रहा है, फिर आपके आने का कोई फायदा नहीं। तो ये चीजें हैं, मूलभूत परिवर्तन इन्हीं से होगा। चलिए, बहुत अच्छे। सर, तीसरा सवाल है, खेकड़ा से है, एक टीचर है
अंजलि शर्मा जी। इनका सवाल है कि एज ए आप चूंकि बागपत में बिल्कुल। पुलिस कप्तान है, महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे, स्पेशली जो बागपत की महिलाएं हैं? मैंने सुरक्षा के बारे में मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि कभी भी चुप नहीं रहना है। हम्म कोई भी घटना किसी के साथ हो जाए तो वेट नहीं करना है कि मतलब मैं बाद में बताऊंगी 7 दिन बाद, हम्म तुरंत उसको बताएं। अभी मेरे पास पिछले हफ्ते एक फोन आया था, किसी कॉलेज में एक महिला परीक्षा देने जा रही थी, तो उसने मुझे उसके शायद फादर इन लॉ ने नोएडा से फ़ोन किया मुझे हम्म कि मेरी बहू जाती है एग्ज़ाम देने, तो कुछ लड़के खड़े हो जाते हैं कॉलेज के बाहर जो उसको चीटाकसी करते हैं। तो मैंने कहा कब से जा रही हैं आपकी बहू? कह रहे सर 10 दिन हो गए। मैंने कहा पहले दिन ही बताना था, मैं पहले दिन ही पकड़वा लेता उनको। उन्होंने कहा ये मैं इसको भी डांटा है कि इसने क्यों नहीं बताया, तो अब आप कार्रवाई कर दीजिए। तो फिर हम लोगों ने कार्रवाई की, 10 लोगों को हमने पकड़ा, उनको उन पे कार्रवाई की गई। तो मेरा सबसे अनुरोध ये रहता है कि तत्काल पुलिस को सूचना दें। अगर आपको दिख रहा है कि कोई आपके साथ छेड़खानी कर रहा है या बदतमीजी कर रहा है, तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त ना करें, तत्काल और सूचना सर दें। इवन का महिलाओं के साथ दरअसल एक और दिक्कत आती है कि बाहर तो है ही, काफी महिलाएं मतलब परिवार के द्वारा भी पीड़ित रहती नहीं, हैं। बिल्कुल ये हर जगह होता है। ये स्ट्रीट पर भी होता है और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हो सकता है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, तो चाहे वो अस्पताल हो, कॉलेज हो या कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो, और घर के अंदर तो भाई कभी भी हो सकता है। तो लेकिन चुप्पी अगर आप रखोगे तो वो व्यक्ति आज आपसे कर रहा है, कल किसी और के साथ करेगा, हो सकता है कल आपकी बहन के साथ करे, आपकी बेटी के साथ करे, क्योंकि उसकी हिम्मत हर चुप्पी पे बढ़ती है। तो पहली चीज तो हमें ये करनी है कि हमें बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना है। फोरम पे शिकायत करनी है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके नाम सबको पता चल जाएगा, तो एनोनिमस आप बता दें। आप 1090 है, 1090 पे आप सूचना दे दो, यूपी 112 पे सूचना दे दो, आपको नाम बताना आवश्यक नहीं है। सूचना मिल जाए, हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर चौथा सवाल हमारा है, बड़ौद से हैं एक आशीष कुमार तावनी जी हैं। इनका कहना है कि बागपत में सुरक्षा की दृष्टि से आप सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं बागपत के अंदर, जिले के अंदर? दो तरह की सुरक्षा की बात होती है। एक तो प्रॉपर्टी, संपत्ति की सुरक्षा, उसके लिए पुलिस हमेशा तैनात रहती है, पैदल गश्त रहता है, बैरियर पे चेकिंग होती है, अपराधियों पे हम कार्रवाई करते रहते हैं। तो दूसरा होता है बॉडी की सुरक्षा। अब बागपत का जो मैंने एनालिसिस की है, और सभी सहमत होंगे बागपत वासी, कि यहाँ पे फैमिली किलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अभी 2 दिन पूर्व एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी। उसके पहले एक फकरपुर में केस हुआ, खेकड़ा में चाचा ने अपने भतीजे की हत्या कर दी। इस तरह के केसेस बागपत में बहुत हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर घर में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो पुलिस के पास जरूर लेकर आए, क्योंकि आपको नहीं पता अगली कार्रवाई कोई क्या कर दे। जाहिर सी बात है। जैसे ये बड़ौद का केस हुआ, इसमें लेके मैं बड़ा मतलब अभी भी बहुत वो हूँ, डिस्टर्ब हूँ कि एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या कर दी सुबह सुबह, जिसने पाला पोसा सब कुछ किया। और लड़का ऐसा नहीं है कि लड़का आवारा हो, दैट बॉय वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, जैसा उसने कहा, दिल्ली में कोचिंग कर रहा था, और एक लव अफेयर हुआ, इस कारण उसने हत्या कर दी अपनी माँ की, क्योंकि माँ शायद रुकावट डाल रही थी या रोक रही होगी, जो भी कुछ रहा। लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे समाज में। तो ये रहता है कि घर में अगर इस तरह की कोई भी टेंशन हो, उसको हल्के में ना लें, पुलिस को अवगत कराएं, जिससे हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। सर हमारा अंतिम सवाल है, ये जय कुमार जी हैं, सहारनपुर से हैं सर। इनका सवाल यह है कि आप जब से पुलिस ऑफिसर बने हैं, मतलब आपने काफी सारी चुनौतियों का सामना किया होगा, काफी केसेस ऐसे आए होंगे, सबसे चैलेंजिंग कोई केस है जो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ? बहुत बहुत सारे केसेस हैं। अभी मैं ताजा केस बताऊं आपको, फकरपुर का केस है। सॉरी है जो, हाँ, शौर का बहुत छोटा बच्चा था, प्यारा बच्चा था। वो 15 तारीख की शाम को वो कोचिंग से लौट रहा होता है, अपने घर नहीं पहुंचता, घर से लगभग 100 मीटर दूर पे गायब हो जाता है। कैमरे में दिखता है। उसके बाद हमको सूचना, पुलिस को सूचना लगभग 8:30-9 बजे मिलती है, पुलिस पहुंचती है। तो हम लोग 5 दिन, हम लोगों की पूरी जनपद की पुलिस ने बहुत मेहनत की उस केस को लेकर, बहुत मेहनत की। अल्टीमेटली हम लोग को उसकी बॉडी मिली, उसके चाचा ने उसको मार दिया था। हम लोग का पूरा प्रयास रहा कि जल्दी से उसमें हम लोग चार्जशीट लगाएं। हम लोगों ने चार्जशीट लगाई, शीट माननीय न्यायालय में उसको हम लोगों ने दाखिल किया, और पूरा प्रयास है कि उसको सजा कराएं। तो ये फिलहाल ताजा केस में मैं तो उसको सबसे इम्पोर्टेंस दूंगा, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग केस था। पूरा बागपत की जनता बहुत इससे डिस्टर्ब हुई। सभी ने कैंडल, आपने देखा होगा, कैंडल मार्च निकाली, लगभग हर गांव में कैंडल मार्च निकली, शौर को श्रद्धांजलि दी गई। तो अब असली श्रद्धांजलि ये होगी जब हम उनको सजा दिला पाए, उनके कातिलों को फांसी की सजा। पूरा प्रयास रहेगा उनको फांसी की सजा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप आपके जो सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और अब आइए प्रवेश करते हैं अपने तीसरे सबसे मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड में। सर मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा,
जो आपसे संबंधित होंगे। अच्छा। इसमें 5 सवालों में हम आपकी याददाश्त चेक करेंगे कि आपको भूली बिसरी चीजें याद हैं या नहीं, और कुछ में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको बातों में फंसा सकें सर। अगर आप हमारे 10 में से 6 सवालों के आपने जवाब दे दिया तो हमारी तरफ से गिफ्ट आपका। अच्छा। तो सर शुरुआत करते हैं। सर लाइफ में सबसे पहला पुरस्कार प्राइज कभी मिला है, याद है सर? मैंने बता दिया, फर्स्ट में जब मैं फर्स्ट आया था तो मुझे एक बुक मिली थी, अच्छा अच्छा, भारत अच्छा, रत्न प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी जी। और बड़ी छाप छोड़ी उसने आपकी नहीं, जिंदगी वो में। ऑब्वियसली वो फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। सर दूसरा सवाल, लाइफ में सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा है? मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, अभी कुछ समय पहले मेरे छोटे बच्चे ने कॉइन को निगल लिया था। अच्छा। वो उसके गले में फंस गया था, तो वो अंदर नीचे भी नहीं जा रहा था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। हाँ हाँ। हम लोग रात को अचानक हॉस्पिटल पहुंचे, फिर हॉस्पिटल में उसको ऑपरेट किया गया, हाँ, फिर अंदर से कॉइन निकला, तो अरे बहुत ज्यादा नहीं डिस्टर्बिंग डेफिनेटली सर, ये वो ऑलमोस्ट चोक कर रहा था, तो हाँ हाँ वो हाँ, 1 घंटा बहुत टफ था मेरे लिए, बहुत डिस्टर्बिंग था। बिल्कुल बिल्कुल। सर लाइफ में आपने बहुत सारी चीजें खरीदी होंगी, सबसे पहला मोबाइल याद है कौन सा था सर? कौन सा सर? मेरी फर्स्ट सैलरी से मैंने लिया था नोकिया का, लगभग 4,000 रुपए का आया था। मुझे मॉडल याद नहीं है, सीरीज 4 से शुरू हुई थी, 4700 या 4800 रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। ब्लैक एंड व्हाइट, वो मेरा पहला मोबाइल। कितने दिन चला सर? वो लगभग 2 साल चला। 2 साल चलाया आपने। सब बहुत खूबसूरत। चौथा सवाल सर आपसे थोड़ा मेरा सर फेवरेट है, और क्योंकि सब दर्शकों को बड़ा पसंद आता है। सर आपने अपनी धर्म पत्नी जी को बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे, पहला गिफ्ट याद है क्या दिया था? क्या सर? पहला गिफ्ट रिंग थी। अच्छा अच्छा। हाँ, रिंग सेरेमनी में रिंग मैंने दैट वाज माय फर्स्ट गिफ्ट। मतलब रिंग सेरेमनी से पहले कभी कोई इस तरह का मौका, या फिर मतलब वो पहली रिंग ही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि टोटली अरेंज मैरिज थी। हाँ हाँ, तो रिंग हाँ सेरेमनी में हम लोग फॉर्मली मिले थे। हाँ हाँ। अब सर प्लीज ये मत कहिएगा कि उन्होंने भी रिंग दे दिया। उन्होंने क्या गिफ्ट दिया सर, याद है पहला क्या? उन्होंने गणेश जी की मूर्ति दी थी, छोटी सी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पहला गिफ्ट। लेकिन अंगूठी भी दी होगी? अंगूठी भी दी थी, लेकिन वो गणेश जी की मूर्ति पहले दी। अच्छा पहले दी थी, चलिए सर बहुत अच्छे। सर पांचवा सवाल आपसे, जब आप अपने आप को सबसे ज्यादा डिप्रेस मतलब परेशानी तनाव में महसूस करते हैं, क्या करते हैं सर उस वक्त? उस समय मैं सो जाता हूँ। सो जाते हो मतलब सब कुछ भूल भाल के? हाँ बिल्कुल, मैं सो जाता हूँ या फिर मैं लेट जाता हूँ, सोने का प्रयास करता हूँ। और मुझे आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे नींद आ जाती है उस टाइम। आ जाती है, क्योंकि सर कई बार तो परेशानी में नींद नहीं आती। मुझे आ जाती है। हाँ। भगवान की दया से तुरंत मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाता हूँ, और अगले दिन कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। सर ये भी बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब ऐसे बहुत बढ़िया। सर छठा सवाल आपसे, सर पुलिस विभाग में आपके हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी ड्यूटी आवर्स हमारे फिक्स नहीं हो पाते हैं। कई बार हम लोग को बहुत स्ट्रेच में ड्यूटी करनी पड़ती है, रूटीन में ड्यूटी करनी पड़ती है, तो लाइफ मोनोटोनस हो जाती है, तो उसमें चेंजेस आवश्यक है। फिलहाल ये सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ी डिफिकल्टी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हमारे कांस्टेबल्स, मेनली प्रॉब्लम हमारे कांस्टेबल्स और दरोगाओं की है, क्योंकि उनमें मोनोटोनिटी आ जाती है। हाँ, वो थोड़े कॉम्प्लेसेंट भी हो जाते हैं कभी कभी, और क्योंकि एक जैसा काम करने से उनकी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चैलेंजेस है। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनको ड्यूटियां चेंज होती रहें, अलग अलग तरह की ड्यूटी करें, जिससे उनकी लाइफ में कोई भी मतलब बोरियत ना हो, मतलब रोटेशन चलता रहता है आपके हिसाब से। सर गिफ्ट आपका हो चुका है, लेकिन अभी 4 सवाल और दूर है सर आप। सर 7वां सवाल आपसे, परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं लेना आपको बताना है कि आपकी जिंदगी में सबसे नजदीकी व्यक्ति कौन है परिवार के अलावा? मेरा एक दोस्त है। हाँ। जिससे मेरी दोस्ती 2005 से है। अच्छा। फर्स्ट जॉब में हम लोग साथ थे, और अभी तक मेरे साथ है वो। हर फैमिली फंक्शन में वो आते हैं। सर क्या नाम है सर? प्रशांत है। अच्छा। नोएडा में कार्यरत है, एमएनसी में काम करते हैं वो। हाँ। चलिए बहुत मतलब दुख सुख वहीं पे बांटा जाता है। बिल्कुल। सर 8वां सवाल आपसे, कोई एक ऐसी आदत बताइए आप अपनी जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। एक जो आदत है, जो फिलहाल मैं पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, नींद, सोना, प्रॉपर 7 घंटे सोना। हाँ। जो छूटी हुई है आदत मेरी। आपको मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल में मैं शायद किसी दिन 5 घंटे से ज्यादा सोया हूँ। नहीं मतलब इतनी ही? अच्छा। हाँ। तो यही कारण है कि जब चाहते हैं तो नींद आ जाती है। हाँ, मुझे नींद आती है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आराम से मैं सो सकता हूँ 7 घंटे, लेकिन वो एक ऐसी आदत पड़ गई है कि 5 घंटे ज्यादा सोना लगता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ।
तो मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। मैं पूरा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं सफिशिएंट नींद लूँ और लगभग 6-7 घंटे में सोऊं, तो ये मेरा रहेगा। सर बहुत अच्छे। सर नौवां सवाल आपसे, हर आदमी क्या आता है ना सर अपने आप को, जैसे आपने तो अचीवमेंट भी काफी, कोई एक ऐसी उपलब्धि जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आपके बहुत सारे अचीवमेंट होंगे, हम जानना चाहते हैं एक अचीवमेंट क्या बताना चाहेंगे आपको, अगर एक बताना चाहें तो। शायद अभी तक वो अचीवमेंट आया नहीं है। अरे वाह क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। चलिए नहीं अच्छा है सर, ये बहुत बढ़िया, और आप दिल से ये बात बोली है आपने तो बिल्कुल। सर 10वां सवाल, आप ना बहुत सारे लोगों से मिले हैं, आपकी प्रोफेशन ऐसा है कि आप नेता, मतलब हर पर्सनैलिटी से मिलते हैं, कोई एक ऐसी शख्सियत है जिससे मिलने की चाह बाकी है आपकी? कोई भी हो सकता है वो। मैं हमेशा से ही गांगुली का फैन रहा हूँ। सौरव गांगुली, यस यस, क्या बात है सर। शुरू से ही फैन रहा हूँ। हाँ, और हाँ। मैंने वो दौर भी देखा जब इंडियन टीम बुरी तरह हारती थी। हम्म। हमारे कैप्टन कप्तान हमारे जो होते थे टीम के, उनसे उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता था कि शायद टीम हार ही जाएगी बॉडी हाँ, लैंग्वेज हाँ। देख के। लेकिन जो मैंने गांगुली से सब चीज़ें भी बहुत सीखी हैं। उस टाइम लेट 90s में आया वो, देन 2000 में कैप्टनसी की, स्पेशली 2003 वर्ल्ड कप जब हम सब लोग कॉलेज में थे, हम लोगों ने देखा है पूरा वर्ल्ड कप कैसे उसने, उसकी मतलब शव यात्रा निकाल दी गई थी 2003 में, उसकी और उसके खिलाड़ियों की, ऑलमोस्ट हर टीम मेंबर्स की। उसके पश्चात टीम को फाइनल तक ले जाना, सचिन ऑफ कोर्स, सचिन तो था ही उसमें, उसका पूरा योगदान था, लेकिन टीम को एकजुट होकर ले जाना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी। उसका कम बैक, तो मैं मतलब ही रियली इंस्पायर्स मी, और काफी उसने इंस्पिरेशन दी है मुझे, और उससे मिलना बस बाकी रह गया। चलिए सर, हम चाहते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो, और सर दिल से विद कमल में हमें इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। मैं चाहता हूं कि जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको बिल्कुल ईमानदारी से निभाऊं। जो भी मेरे पास आए, मेरे पास समस्या लेकर आए, उसकी समस्याओं को बिल्कुल पूरी तरीके से मैं रिजॉल्व करूं, कहीं उसको कोई दिक्कत ना हो। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि पुलिस को जब भी देखें तो ये मान के चलें कि आपके अपने हैं, आपके लोग ही हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है। हम लोग कहीं बाहर से नहीं आते, किसी दूसरे देश के नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट के नहीं है, आपके अपने लोग हैं। तो बिल्कुल उनको सम्मान से देखें, उनके अच्छे से बात करें, और शुरुआत में ही एक एजम्पशन ना बनाएं कि वो नेगेटिव लोग हैं। एजम्पशन हमेशा अच्छी बनाएं, और उसके व्यवहार को लेके भले आप बाद में एजम्पशन बना लें, लेकिन पॉजिटिव एजम्पशन से शुरू करें, उससे वो कोई भी वार्तालाप जो करें। बस इतना ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दर्शकों, उम्मीद है आपका आज का एपिसोड दिल से विद कमल पसंद आया होगा। हमारे सवाल और सर के दिल से दिए गए जवाब पसंद आए होंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर किसी और हस्ती से करेंगे दिल से विद कमल। प्लीज देखते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।